Good morning students. I hope you are doing well. In the last class we had discussed the planning process. Planning process means steps जो हमने एक overview लिया था steps का. But here now we are going to explain those processes and these are total 5 steps which is very important because ये जो steps हैं ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं. केस स्टडीज़ में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है. दो दे आर नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट. सो अगर आपने अच्छे से ईच एंड एवरी के की पॉइंट्स पढ़ लिए तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस एज केस स्टडीज़. सो लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन बीइंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो हम इसकी 101 लाइन पढ़ेंगे सो दैट वी आर एबल टू कनेक्ट with the real theoretical portion of processes. So the first point is setting objectives. The first and foremost step is setting objectives. सबसे पहले तो हमें objective set करना है because हम planning ही तभी करेंगे बच्चे. So objectives are the end result. मुझे end में क्या चाहिए? Which managers wish to achieve. जो मैनेजर जो है क्या करना चाहता है, अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता है या अपनी ऑफिशियल लाइफ के अंदर वो अचीव करना चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है. सो दे मस्ट बी स्पेसिफिक एंड क्लियर. सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि ये कैसा होना चाहिए, स्पेसिफाइड होना चाहिए. और कैसा होना चाहिए बच्चे, क्लियर होना चाहिए. कि क्लियर क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं है, हमें पता ही नहीं है, इसके अंदर कुछ अनक्लियर चीज़ है, तो हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव ही नहीं कर पाएंगे. सो ये जो मैं आपको वर्ड बता रही हूँ, दिस इज़ स्पेसिफिक एंड क्लियर. ये इसके जो हैं कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स मे बी सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर ईच डिपार्टमेंट. आप लोगों को पता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या होती है, छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में बटी होती है. लाइक सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है. तो हमने इस ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा वाला ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया और इनके भी अपने छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि सब मिलके ही एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, अचीव करेंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबके again we have to read the line. Objectives may be set for the entire organization and for each department or unit within the organization. So इससे क्या होगा, we are giving the directions. They give the direction to all departments कि हमें किधर चलना है. And if the end result is clear, it becomes easier to work towards the goal. अगर ये सब क्लियर होगा तभी तो हम अपने गोल की तरफ बड़ी आसानी से चल पाएंगे. अदरवाइज इट वुड बिकम वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस. सो गोल सेटिंग में हम ये जो 5 है इसका जो नाम है क्या है, स्मार्ट. स्मार्ट गोल सेटिंग में स्मार्ट जो वर्ड है ये आपका इसको कहते हैं जैसे शॉर्ट फॉर्म है. सो स्मार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे एस रिलेटेड टू स्पेसिफिक. तो आपकी गोल सेटिंग कैसी होनी चाहिए, ये क्या है, गोल सेटिंग का क्या है बच्चे, फीचर्स है. तो आपकी गोल सेटिंग क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए. स्पेसिफिक मीन्स 2-3 ऑब्जेक्टिव से काम नहीं चलेगा, एक मेजर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मेजरेबल. ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं कि मुझे तो चांद पे अपना घर बनाना है, दैट इज़ नॉट मेजरेबल. ठीक है, मैं हवा गिनने बैठूँगा, मैं तारे गिनने बैठूँगा, वैसा कोई ऑब्जेक्टिव जो है ऐसे ही हवा में है वो काम नहीं करेगा. अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, टाइमली. ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, गोल सेटिंग का फीचर है ये. तो जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बीइंग अ मैनेजर जब आप काम करेंगे तो आपने कैसा मूव करना है, स्मार्ट मूव करना है. स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली. सो एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है आपको, एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स बाय 20% इन दी नेक्स्ट क्वार्टर तो पता है आपको, 3 मंथ्स का क्वार्टर होता है, साल में 4. नेक्स्ट है आपका डेवलपिंग प्रेमिसेस. कल मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डेवलपिंग प्रेमिसेस क्या होता है. मैंने ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड कर लिया, लेकिन अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई मेरे को ना की बिल्डिंग खरीदनी है, रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदूँगा, मेरे सप्लायर क्या होंगे, मेरे को किसको बेचना है, कस्टमर कहाँ होंगे,
ये छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे ऑब्जेक्टिव को बनाने में लगती हैं। खाका जिसे बोलते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, जैसे हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं, बिफोर प्लानिंग टू मेक अ ब्रिज दे हैव टू डेवलप दी प्रीमिसेस। सो प्रीमिसेस रेफर्स टू दी, मतलब जो हम एजम्पशंस, इसका जो कीवर्ड है वो क्या है बच्चे, एजम्पशन रिगार्डिंग फ्यूचर। प्रीमिसेस आर द बेस ऑन विच प्लान्स आर मेड। फोरकास्ट इज द टेक्निक, फोरकास्ट क्या करते हैं, फोरकास्ट डन फॉर द फ्यूचर, फोरकास्ट डन फॉर द फ्यूचर। सो फोरकास्ट इज द टेक्निक ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, फ्यूचर के बारे में हम फोरकास्ट करते हैं, उसी के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, अनुमान लगाना। सो कॉमन फोरकास्ट आर मेड टू फाइंड आउट द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। तो कॉमन फोरकास्ट जो हम नॉर्मली करते हैं कि भाई अगर मैंने प्रोडक्ट बनाया है तो उस प्रोडक्ट की कोई डिमांड है या नहीं है। पहले ये जो सैनिटाइज़र है, इफ़ आई टेक द एग्जांपल ऑफ सैनिटाइज़र, सैनिटाइज़र तो पहले से मार्केट में है, तब लोगों ने सैनिटाइज़र बनाया। कुछ लोग थे जो बहुत हाइजीन थे, वो अपने पॉकेट में सैनिटाइज़र रखते थे, तब उन्होंने ये सोचा ही नहीं होगा कि इसकी डिमांड इतनी बढ़ जाएगी एक टाइम में, फ्यूचर में जाके, राइट। सो डिमांड, कॉमन फोरकास्ट क्या होगा कि हमें सबसे पहले तो ये कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ या बना रही हूँ उसकी डिमांड फ्यूचर में क्या है, वायबिलिटी क्या है। सो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्स रेट, कंपटीशन, इन सबको हमें क्या करना है, ये सब हमारे को कीप इन माइंड, कीप इन माइंड, वी नीड टू कीप इन माइंड। किन किन चीज़ों को, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या बदलेंगी, टैक्स रेट क्या बदलेगा, कंपटीशन कैसा होगा। सो assumption about the future environment of a business are known as planning premises, means forecasts are made to find out demand for a product, change in government policy. So यहाँ पे हमने जो, अगर आप पिक्चर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, फ्यूचर, लेकिन हम पास्ट के बारे में यहाँ पे बात नहीं करते, व्हाट नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, व्हाट बिफोर के बारे में बात नहीं करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज प्लानिंग प्रोसेस में listing the various alternatives for achieving the objectives. Listing the various alternatives for achieving the objective का मतलब क्या होता है, मैंने ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कहाँ पे डिसाइड किया था, सबसे ऊपर वाले में, उसके बाद मैंने क्या किया, डेवलपिंग प्रीमिसेस, और नेक्स्ट हमारा क्या है, वी आर गोइंग टू लिस्ट, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। सो जब भाई हमें ऑप्शंस निकालेंगे, फिर उन ऑप्शंस में से हम बढ़िया वाला ऑप्शन तभी तो चूज़ करेंगे। आपको बोले नहीं कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही है, तो आप क्या बोलोगे, है कितनी बेकार प्लानिंग है ये, तो इससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव होने चाहिए, किसको करने के लिए, इन ऑर्डर टू अचीव दी ऑब्जेक्टिव्स, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ये फॉर अचीविंग दी ऑब्जेक्टिव, एज इट इज़ आपको एग्जाम में लिखना है, क्योंकि हेडिंग आपकी कभी भी चेंज नहीं होगी, इसको तोड़ना नहीं, मोड़ना नहीं, मरोड़ना नहीं बिल्कुल भी, बिकॉज ये हेडिंग इतनी अच्छी है कि इट सेल्फ एक्सप्लेन कि आपको क्या बोलना है। सो वंस ऑब्जेक्टिव, या क्या लिखना है आपको एग्जाम के अंदर, सो वंस ऑब्जेक्टिव्स आर सेट, फर्स्ट पॉइंट पे हो गया, एंड एजम्पशंस आर मेड, जो हमने सेकंड पॉइंट में किया, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव दी ऑब्जेक्टिव। सो हेयर आर दी ऑप्शन 1 2 3 4। सो अब ये 4 रास्ते हैं, वी आर गोइंग फॉर अ ट्रिप एंड वी हैव 4 ऑल्टरनेटिव्स। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई मैं ऐसी थोड़ी ना ऑप्शन 1 पे चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, वी नीड टू एनालाइज दीज ऑप्शंस कि सबसे बेस्ट कौन सा है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट द ऑल्टरनेटिव वेज, अगर हमें प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव वेज क्या है भाई, या तो मैं अपना सेल प्राइस बढ़ा दूँ, या मैं न्यू टेक्नोलॉजिकल मशीन इस्तेमाल करूँ, या मैं अपने वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ा दूँ। तो इन 3-4 में से आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है ये आपको डिसाइड करना है। अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस, अगर आप बोलते हो कि मैम चलो हम प्राइस ही इंक्रीज कर लेते तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, बट रिमाइंड यू कि हम एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं, अगर हम प्राइस इंक्रीज करते तो हमारे कस्टमर जो है दूसरे वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, तो हमें ये वाला भी पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। न्यू टेक्नोलॉजिकल मशीन लेने पे हमें को कॉस्ट भी पड़ेगी और हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ हो सकती है, पैसा कहाँ से आएगा, ये सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा।
इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज। अगर मान लीजिए वर्कर्स आपके ऑलरेडी 100% एफिशिएंट हैं और 100% वर्क दे रहे हैं, तो उसके बाद तो वो थक जाएंगे, दे वुड नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग। सो दीज आर दी ऑप्शन वी नीड टू एनालाइज, और उसके बाद जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा वो हम चूज़ करेंगे, सारे लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद। फोर्थ पॉइंट इज इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपके ये ऑप्शंस है, सेलिंग प्राइस बढ़ाओ, ये मशीन खरीदो, तो ये ऑप्शंस आपने ऊपर लिस्टिंग कर लिए। तो पॉइंट क्या था, लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, नो। और अब यहाँ पे क्या होगा, इवेल्युएट, नाउ यू नीड टू इवेल्युएट द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन जो आपने ऊपर डिसाइड किए हैं। सो इन दिस स्टेज management will evaluate the merits and demerits of various alternatives in the light of various objective of the business and planning premises. So here आपको each and every alternative को from the point of view of advantages, disadvantages आपने चेक करना है, और जो बेस्ट होगा ऑब्वियसली जिसके एडवांटेजेस ज़्यादा होंगे देन यू हैव टू चूज़। सो देखिए यहाँ पे क्या है, इवैल्यूएशन करना है हमें कि हम अपने जो हमारे ऑल ऑप्शंस हैं उनको या तो बिलो एवरेज कैटेगरी में रखेंगे, सेटिस्फैक्ट्री, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग। इनमें से हम ऑब्वियसली जो आउटस्टैंडिंग वाला होगा उसे चूज़ करने की कोशिश करेंगे अगर हमारे पास कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। अब नाउ कंस्ट्रेंट मीन्स वॉज कि भाई मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेबर की कोई कमी नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन मैं बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर सकती हूँ। बट इफ़ आई एम हैविंग एनी कंस्ट्रेंट इन माई ऑर्गेनाइजेशन, कुछ है मेरे में लिमिटेशंस, तो दिस वुड नॉट बी पॉसिबल। सो हमें कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। नाउ अब हमने सबसे ऊपर क्या किया, लिस्टिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, देन डेवलपिंग प्रीमिसेस, देन लिस्टिंग द ऑल्टरनेटिव्स एंड इवैल्यूएट द ऑल्टरनेटिव्स। अब सबको इवैल्यूएट करें। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। बहुत ईजी स्टेप्स हैं, आपको बस अपने ऊपर प्रैक्टिकल व्यू से अप्लाई करना है, देन यू विल बी एबल टू नो दैट कोई भी दिक्कत है ही नहीं। सेलेक्टिंग, नाउ सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव मीन्स आफ्टर एनालाइजिंग द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, जो हमने ऊपर वाले स्टेप में कर लिया, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड। एज आई सेड कि यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सो दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे आपको डिसीजन है, अगर आपका यहाँ डिसीजन गलती से भी गलत हो गया तो आपकी प्लानिंग ज़ीरो हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, और कॉस्ट तो मैंने आपको ऊपर बताया था लिमिटेशंस में कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। सो द बेस्ट प्लान इज़ टू बी अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। एग्जाम्पल, सिलेक्टिंग परचेजिंग न्यू टेक्नोलॉजी मशीन एज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिट। तो ऊपर जो आपने ऑल्टरनेटिव थे हमारे पास 3, तो उन्होंने ये सोचा कि हम अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू में कि हम वर्कर्स हमारे बहुत ज़्यादा काम ऑलरेडी कर रहे हैं, उनसे हम ज़्यादा काम नहीं निकलवा सकते, अगर हम ज़्यादा वर्कर इंगेज करेंगे तो फिर मेरी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और मैं प्राइस इंक्रीज करूँगी देन आई वुड हैव बीन एबल टू लूज माई कस्टमर्स। सो बेस्ट ऑप्शन इज़ वेदर टेक लोन, और इफ़ आई एम हैविंग मनी सो बेटर टू परचेज अ न्यू टेक्नोलॉजिकल मशीन। ये बेस्ट सोल्यूशन है फॉर इंक्रीजिंग दी प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो आपको फिगर दिख रही है इसमें क्या, इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स थे और ये वाला मैंने चूज़ कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब मैंने जो ऊपर प्लान चूज़ कर लिया, वक्त आया गया है दैट आई हैव टू लॉन्च द प्लान। सो इम्प्लीमेंटिंग द प्लान मीन्स पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन सो एज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, दैट इज डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल, if there is a plan to increase production, then more labor, more machine will be required. This step would also involve organizing for labor and purchase of machinery. So as आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हमें अब प्लान को जो है इम्प्लीमेंट करना है, और मैंने ऊपर कौन सा प्लान सोचा था, दैट आई हैव टू परचेज अ न्यू टेक्नोलॉजिकल मशीन। सो इफ़ देर इज़ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन देन मोर लेबर मोर मशीन विल बी रिक्वायर्ड। दिस स्टेप वुड ऑल्सो इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग फॉर। अगर मुझे अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो मेरे को ज़्यादा मशीन और ज़्यादा लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब ज़्यादा मशीन ज़्यादा लेबर का मतलब क्या है कि हमें ज़्यादा लेबर और मशीन खरीदनी पड़ेंगी, तो अब हमें वो प्लान इम्प्लीमेंट करना है। ये आइडिया है, ये इम्प्लीमेंटेशन, और वहाँ जो ऊपर जो आपको ये टारगेट दिख रहा है यहाँ आपको पहुँचाना है, मैक्सिमम इम्प्लीमेंटेशन और मैक्सिमम यूज़ ऑफ आइडिया।
इकोनॉमिक्स में आप ज़रूर ग्राफ्स वगैरह बनाते होंगे, देन यू विल बी एबल टू क्लिक दैट ये ग्राफ किस चीज़ को शो कर रहा है। और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि 2 पर्सन जो है मिलके काम कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन तो हमारे मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें तो 2 राय है ही नहीं। सो नाउ लास्ट पॉइंट इज़ फॉलो अप। प्लानिंग प्रोसेस में प्लानिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, सो मैनेजर्स जॉब डज नॉट गेट ओवर सिंपली पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार प्लान बनाया और उसके बाद हम बैठ गए आराम से। भाई वो प्लान कभी तो ख़त्म हो जाएगा, फिर नया ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, फिर नया प्लान आ जाएगा, और प्लान तो मुझे चेक भी करना पड़ेगा वेदर इट इज़ गोइंग इन अ राइट वे और नॉट। सो प्लानिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, सो मैनेजर्स जॉब डज नॉट गेट ओवर सिंपली पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन टू सी whether the plans are being implemented and activities are performed according to schedule is also part of the planning process। इसी के लिए इसका नाम क्या है, फॉलो अप। हमें किसको फॉलो अप करना है बच्चे, हमें फॉलो अप करना है प्लान को। ये फॉलो अप कि हमने जो प्लान सोचा है ऊपर, जो हमने इम्प्लीमेंट किया है, क्या वो एज़ पर शेड्यूल चल रहा है। As per schedule, according to schedule is also part of planning process. These activities are performed. ये हमारा बहुत ज़रूरी काम है। So during follow up, many adjustments are made in the plan. Monitoring the plan is equally important to ensure that objectives are achieved. Means आपको ना फॉलो अप भी करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है जब आप प्लान कर रहे हैं तो चेंजेस हो जाए। चेंजेस कैसे हो जाएंगे, एनवायरनमेंट बदल गया, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई, गवर्नमेंट का टैक्स रेगुलेशन बदल गया है। तो अब वो बदल गया है तो आपका प्लान क्या होना चाहिए, रिजिड तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए बच्चे, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सो दैट इफ़ नेसेसरी changes are made in the environment then you will be able to cope up with that environment and able to implement changes in your plan. So planning should not be rigid, it should be flexible. So planning process को एक बार यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ऐसा वाला चार्ट आपको अपनी कॉपी में बनाना है। डेफिनेटली अगर आप कोई बुक रेफ़र कर रहे हैं तो उसमें भी ऐसा वाला चार्ट बना होगा, आप उसे कॉपी कर लीजिएगा। पहला क्या था हमारा, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा डेवलपिंग प्रीमिसेस, तीसरा लिस्ट ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ रीचिंग ऑब्जेक्टिव, इवेल्युएट द बेस्ट फिट, देन वी आर गोइंग टू सिलेक्ट, पुट द प्लान इनटू एक्शन, एंड लास्ट क्या था हमारा, फॉलो अप। सो दिस इज़ दी स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। होप आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इसी से रिलेटेड केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं। मैं डेफिनेटली आपको कल या फिर एक आध दिन में केस स्टडीज़ दूंगी ताकि आप उसको कंप्लीट कर पाएँ। सो हेयर टाइप्स ऑफ प्लान्स आर नेक्स्ट टॉपिक बेस्ड। अब टाइप्स ऑफ प्लान कितने तरीके के होते हैं, प्लान हमेशा 2 तरीके के होते हैं। एक होता है स्टैंडिंग प्लान, एक होता है सिंगल यूज़ प्लान। कौन कौन से प्लान होते हैं, एक होता है स्टैंडिंग और एक होता है सिंगल यूज़। स्टैंडिंग का मतलब होता है जो रिपीटेबल होता है, जिसको हम बार बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार यूज़ किया फिर दोबारा। लेकिन ये जो सिंगल यूज़ होता है ये नॉन रिपीट होता है, नॉन रिपीटेबल, बिकॉज इसका हम एक ही बार यूज़ करते हैं, वो काम पूरा हो जाता है तो हम उसको यूज़ करना बंद कर देते हैं। प्लान पेपर में एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार आता है, और अभी इस पिछले साल जो है CBSE ने जो सैम्पल पेपर इशू किया था उसमें भी टाइप्स ऑफ प्लान का एक अच्छा खासा 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें बच्चों को आइडेंटिफाई करना था ये कौन सा प्लान है। तो ये कुल मिला के आपके इधर स्टैंडिंग प्लान आपके 6 हैं और सिंगल यूज़ प्लान आपके 2 हैं। सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस प्लान्स वेरी ईजी, but though when you are going to select from the case study so it becomes very difficult for you all। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसके कीवर्ड्स को ध्यान दें कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले इन्होंने एक्सप्लेन किया है स्टैंडिंग प्लान क्या होता है। अ स्टैंडिंग प्लान इज़ यूज्ड फॉर एक्टिविटीज़ दैट अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रिपीटेड होते हैं ना जो, से इट यूजुअली डेवलप्ड वंस बट इज़ मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम to meet business need as required. Standing plans include policies, procedure, methods and rules। एक स्टैंडिंग प्लान्स वो प्लान्स होते हैं जिनको हम एक बार
मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट कर लेते हैं और उसमें कुछ 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 चेंजेस कर लेते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय को हमने रखा तो हमने उसको बता दिया ना कि ये हमारी कंपनी का रूल है कि इतनी छुट्टी मिलेगी, इतनी EL, इतनी CL, या जो भी आपकी कंपनी का रूल है, या आपकी कंपनी का रूल है कि एक सप्लायर है उससे हम 10,000 के ज़्यादा माल नहीं खरीद सकते, ये मेरी कंपनी का रूल है। और 10,000 पे आने के बाद जो हमें टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाना पड़ेगा, वेदर आई नीड टू परचेज अगेन फ्रॉम दिस सप्लायर और नॉट, राइट। सो ये रूल है। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमें चेंज करना पड़े तो हम उसको टाइम टू टाइम क्या है, हम चेंज कर सकते हैं। लिखा ना, फ्रॉम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू बिजनेस नीड वी कैन मॉडिफाइड इट, ओके। एंड सिंगल यूज़ क्या होता है? सिंगल यूज़ में सिर्फ वन टाइम होता है, एक बार इस्तेमाल होता है, फिर दोबारा से नया प्रोग्राम बनाना पड़ता है। जैसे आपके स्कूल में 15th अगस्त सेलिब्रेशन है, 26 जनवरी सेलिब्रेशन है, तो ये एक बार हुआ, उसके लिए प्लानिंग बनी एंड देन वही हमने जैसे वो हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो वो वाले प्लान भी एकदम ख़त्म हो गया। और नेक्स्ट टाइम होगा ऐसा कोई फंक्शन, देन वी विल ऑर्गेनाइज अनदर सिंगल यूज़ प्लान। So a single use plan is developed for one time event or project. Such a course of action is not likely to be repeated in future, that is they are non-recurring. Recurring का मतलब होता है non-repeated situation. The duration of this plan may depend upon type of the project. कितना लंबा जाएगा ये उसके ऊपर है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है। पुल बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, ये वाले प्रोजेक्ट के लिए हमारी एक प्लानिंग होती है, सड़क बन गई, प्लानिंग ख़त्म, राइट। सो इट मे एक्सटेंड फॉर अ वीक और अ मंथ। अ प्रोजेक्ट में समटाइम्स बी ऑफ ओनली वन डे, एक दिन का भी प्रोग्राम हो सकता है, सच एज ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस। अब आप इससे रिलेट कर पाएंगे, जैसे 15 अगस्त स्कूल में बनाना या 26 जनवरी को सेलिब्रेट करना। तो इस तरीके से हमारे छोटे छोटे इवेंट जो होते हैं उसके लिए जो प्लान बनते हैं वो होता है हमारा सिंगल यूज़। लेकिन हम डेली ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो भी प्लान बनाते हैं वो होता है हमारा स्टैंडिंग प्लान। अब स्टैंडिंग प्लान में सबसे पहला क्या ऑब्जेक्टिव, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एंड पॉइंट, एंड रिजल्ट। सो ये इसका कीवर्ड है ऑब्जेक्टिव। सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव गोल्स आर दी एंड टूवर्ड्स विच एवरी एक्टिविटी इज एम। ये हमारा लास्ट चीज़ है, एंड रिजल्ट है जो उसमें हमारी सारी एक्टिविटी डिपेंड करती है। तो ये तो हमारा भाई स्टैंडिंग प्लान ही होगा ना, क्योंकि अगर यही बार बार रोज़ रोज़ नया नया हम ऑब्जेक्टिव रखेंगे तो वो स्टैंडिंग कहाँ से रह जाएगा, वो तो सिंगल यूज़ हो जाएगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव कौन से प्लान में आता है? ये हमारा स्टैंडिंग प्लान में आता है। सो ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब व्हाट इज़ टू बी डन एंड ऑब्जेक्टिव्स आर प्री रिक्विजिट ऑफ प्लानिंग। ये तो आप कर चुके हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव ही डिसाइड करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर एक्सप्रेस्ड इन क्वान्टिटेटिव एंड मेजरेबल टर्म्स। ये भी इसका एक कीवर्ड है, हमें कि 10% इंक्रीज़ करना है, 50% सेल बढ़ानी है, तो ये मेजरेबल है ना, काउंटेबल है। तो इसी टर्म्स में होता है ये। इस टर्म्स में नहीं होता कि मुझे मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़ानी है जी, मुझे मैनेजर की आउटलुक बढ़ानी है, मुझे स्मार्ट करना है, सभी को सबको सैलून में ले जाके स्मार्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स आर रिजल्ट ओरिएंटेड, नॉट एक्टिविटी ओरिएंटेड, मतलब रिजल्ट सामने होना चाहिए उसका, ठीक है। इट इज़ नॉर्मली फॉर्म बाय टॉप मैनेजमेंट। ये भी इसका एक कीवर्ड है कि ये जो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं कौन बनाता है? टॉप मैनेजमेंट बनाता है। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ एग्जांपल्स, आप पढ़ सकते हैं। दिस इज दी एन ऑर्गेनाइजेशन में हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स बाय 10%, एन ऑर्गेनाइजेशन में हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग इट्स प्रॉफिट बाय 10%. सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव. नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी. अब कई बार सोचते हैं लोग कि भाई ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी में डिफरेंस क्या है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेके चलती हूँ. ऑब्जेक्टिव जियो कंपनी का लेते हैं. क्या है ऑब्जेक्टिव? कि मेरे को ना सारी दुनिया में जियो कस्टमर्स को फैलाना है. फैला दिया, सब ने लिए सिम, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी? याद करो, फ्री में सिम बट रही है ना. फ्री में 3-4 महीने तक लोग उसे यूज़ कर रहे हैं. फिर जब सबके पास फ्री का माल आ गया, उसके बाद क्या हुआ? सब उसको यूज़ करने लगे. तो ये वाली स्ट्रेटेजी क्या थी? जियो की काम कर गई और उसके जो कस्टमर्स थे वो इंक्रीज हो गए. तो ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी करी? स्ट्रेटेजी मतलब कोई तरीका बोलते हैं इसको हम बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में. अ पर्टिकुलर एक्ट, अ पर्टिकुलर एक्टिविटी.
जो हमने की उसे बोलते हैं स्ट्रेटेजी। अब आप इसे ध्यान से पढ़ोगे, स्ट्रेटेजी तो इसमें एक्सप्लेन की हुई है, देन यू विल कम टू नो। अ स्ट्रेटेजीज कैन बी डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द डिसीजन, सारे डिसीजन टेकन एंड एक्शंस परफॉर्म बाय द बिजनेस टू एकम्प्लिश द बिजनेस गोल। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी डिसीजन जो वो लेता है, क्यों, किस चीज़ के लिए, टू एकम्प्लिश द बिजनेस गोल। मैंने आपको बताया ना, यही तो किया उन्होंने कि बिजनेस गोल क्या था कि सबसे ज़्यादा कस्टमर लाने, और उसने उसके लिए जो स्ट्रैटेजी अपनाई वो। इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर includes various steps for accomplishing organization objectives. A business objective without a strategy is just a dream. एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव जिसके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, तो क्या है वो, एक सिर्फ क्या है बच्चे, सपना है। एग्जाम्पल पढ़ लीजिए। Objective is to increase company's profit by 10%, and to achieve this objective company can adopt strategies. क्या अडॉप्ट करेगा, लाइक क्रिएट एंड लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स, इंट्रोड्यूस न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सेलेक्ट न्यू एडवर्टाइजमेंट मीडिया। सो ये सारी चीज़ें क्या है आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर आती है, और ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, 10% प्रॉफिट को इंक्रीज करना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रेटेजी। कई बार क्या होता है पेपर में जब आता है तो बच्चे स्ट्रेटेजी और ऑब्जेक्टिव में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है आपका एंड रिजल्ट्स, और जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है आपकी सारी एक्टिविटीज़ और डिसीजन है टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। सो ये इंटरलिंक्ड है। पॉलिसी, पॉलिसीज़ की जो की टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो याद रखना, गाइडलाइन है ये, क्या है भाई, कहते हैं लोग भाई ये तो हमारी कंपनी की पॉलिसी, हम तो ऐसी करेंगे, हम तो ऐसी करेंगे। अब क्या होता है, पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है कि लोग कंफ्यूज ना हो। क्यों, आपके पास पॉलिसी होगी, कब एडमिशन होगा, कब पेपर होंगे, कब फर्स्ट टर्म होगा, कब सेकंड टर्म होगा आपका, ये सब क्या है पॉलिसी के अंदर आता है ना। और आपको ऑलरेडी पता होता है भाई इस समय ही हमारे प्री बोर्ड होंगे, ऐसे ही होगा, है ना। तो ये क्या है हमारी गाइडलाइन, डिसीजन लेने में हमारी गाइडलाइंस हेल्प करती है। सो पॉलिसी इज़ अ जनरल गाइडलाइन विच ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता लाती है इन डिसीजन मेकिंग फॉर अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। जो हमने ऊपर डिटरमाइन किया ऑब्जेक्टिव्स, उनको अचीव करने के लिए एक यूनिफॉर्मिटी है। सो पॉलिसी डिफाइन बाउंड्रीज विद इन विच डिसीजन आर टू बी मेड। आप पॉलिसी से बाहर तो डिसीजन कोई ले नहीं सकते। क्यों, लोग ऐसा बोलते हैं ना, सर ये तो हमारी कंपनी की पॉलिसी, हम तो ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे, क्योंकि जो फिर हम चुप हो जाते हैं, हम कुछ बोल नहीं पाते, बिकॉज लोग पॉलिसी के बाहर नहीं जाते। तो जैसे सेल्स पॉलिसी है, सेल पॉलिसी ये कहेगी आपकी यानी हम तो बस कैश में देंगे, तो अगर कोई बोलेगा कि हम तो उधार लेंगे, ये क्या मुझे उधार मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं हमारी कंपनी की पॉलिसी नहीं है उधार देना। सो सेलिंग प्रोडक्ट ओनली ऑन कैश और ओनली होलसेल। पॉलिसी ऑफ गिविंग एडमिशन टू स्टूडेंट सिक्योरिंग 90%। जब हम एडमिशन लिया होगा अपने कॉमर्स में, तो अब आपको पता होगा ना कि 1% के बच्चा ही, एक CGPA का बच्चा ही जो है कॉमर्स ले सकते हैं। तो ये क्या है, पॉलिसी है। सो पॉलिसी, नो क्रेडिट, सेल पॉलिसी, पेमेंट पॉलिसी, ये सारी पॉलिसी बन जाती हैं। फोर्थ प्लान है प्रोसीजर। प्रोसीजर में, प्रोसीजर ये जो वर्ड्स है ना हम अपनी नॉर्मल लाइफ में इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बट कभी हम ये सोच नहीं पाते कि इनके कीवर्ड्स क्या होंगे। सो प्रोसीजर का कीवर्ड्स होता है सीरीज़ ऑफ स्टेप्स। हम बैंक जाते हैं तो एक पॉलिसी प्रोसीजर अपनाते हैं, पहले एंट्री होगी, फिर अगर हमें वो चेक जमा कराना है तो ये नहीं कि सीधे जाके चेक थमा देंगे। देयर इज़ अ प्रोसीजर कि आप पहले जाइए, अपना वो फॉर्म फिल करिए, उसको उसके साथ अटैच करिए, पीछे अपना फ़ोन नंबर लिखिए, रेलिवेंट आइटम्स लिखिए, उसके बाद उसको ड्रॉप बॉक्स में डालिए, देन यू नीड टू डू देन ये। तो ये क्या है, एक स्टेप, वो क्या आपका प्रोसीजर है। सो प्रोसीजर इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टेकन टुगेदर टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। और रिजल्ट क्या है मेरा, ऑब्जेक्टिव। दे आर स्पेसिफाइड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, 1 2 3 4 5 6, ऐसा करना है, ऐसा करना है, फिर ये करना है। ये नहीं करेंगे हम पहले छठा स्टेप करेंगे जी, नहीं, पहले आपको पहला स्टेप करना है। सो इट इज़ अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग अ जॉब। दे प्रिस्क्राइब द एग्जैक्ट मैनर इन विच वर्क इज टू बी परफॉर्म। सो प्रोसीजर इज नेसेसरी टू स्पीड अप द परफॉर्मेंस। प्रोसीजर क्यों बनाया है, ताकि स्पीड हमारी अच्छी हो। आप सोच के सुनने में तो ऐसा लग रहा हो मैडम ऐसे ऐसे करेंगे तो स्पीड हमारी
तो स्लो हो जाएगी। तो भाई जो ये प्रोसीजर है वो बहुत ही ध्यान से सारे अननेसेसरी स्टेप, मतलब बेस्ट प्रोसीजर हम लोग सिलेक्ट करती है कंपनी, जो अननेसेसरी स्टेप्स होते हैं उनको एलिमिनेट कर देती है, और फिर हमारे को डॉक्यूमेंटेशन भी बढ़िया हो जाती है। तो इसलिए प्रोसीजर ज़रूरी है। सो प्रोसीजर आर रिजिड, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी फॉर डेविएशन। तो ये जो लास्ट लाइन मैंने इसलिए लिखी है कि प्रोसीजर जो होता है वो रिजिड है, आपको इसके अंदर चेंजेस अलाउड नहीं है। मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग एम्प्लॉयज़, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर। जब हम एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट कैसे करते हैं, पहले रिटर्न हो जाएगा जी, फिर उसमें से सेलेक्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर फिजिकल होगा। ये प्रोसीजर है ना। अब सीधा आप बोलो कि मैं तो पुलिस बनना चाहता हूँ तो मैं तो सीधा फिजिकल ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। सो प्रोसीजर थोड़े रिजिड होते हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। नाउ नेक्स्ट इज मेथड्स। मेथड जो है वो भी एक सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग रूटीन एंड रिपीटेटिव जॉब। देखो आप वो बोलोगे मैडम ऊपर प्रोसीजर और मेथड में डिफरेंस क्या है। ये है ना, ये रिपीटेटिव जॉब के लिए जो काम मुझे रोज़ करना है, जैसे मुझे अपनी नौकरी में अटेंडेंस रोज़ लगानी है, तो ये मेरा रिपीटेटिव काम है, तो ये मेरा मेथड हो गया, राइट। सो इट deals with tasks comprising one step of procedure and specify how these steps to be performed. Selection of proper method saves time, money, effort and increases efficiency. तो मेथड अब जैसे वो आपने किया था 11th क्लास में डेप्रिसिएशन के, आपके 2 मेथड थे, 2 प्रोसीजर नहीं थे। ये बात ध्यान रखो। प्रोसीजर वो होगा जब आप कोई भी मेथड सिलेक्ट कर लोगे, तब आप जो अपना तरीका निकालोगे कि पहले ऐसा करूँगा फिर ऐसा करूँगा, वो जो आपका तरीका हो जाएगा वो अलग चीज़ है, ठीक है। बट आप मेथड मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टॉक को वैल्यू करने के लिए कम से कम 15-16 मेथड होते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। तो ऐसी डेप्रिसिएशन के 2 मेथड तो आपने पढ़े हैं, उससे भी ज़्यादा मेथड है, तो आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। सो ये इसे क्या बोलते हैं, इट इज सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग रूटीन और रिपीटेटिव जॉब। ये इसका कीवर्ड है, कैसा, रूटीन एंड रिपीटेटिव जॉब। सो मेथड्स, हाउ टू एंड पेमेंट ऑप्शन, किस मेथड से आप करना चाहते हैं। जब आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तभी भी तो आपके पास ऑप्शन आता है, तो आप कौन सा चूज़ करते हो। सारे तो चूज़ नहीं करते, अपनी मनमर्जी से सहूलियत के हिसाब से करते हो ना, वही वाली चीज़ है। नाउ रूल्स आप एज अ स्टूडेंट आपसे बेटर तो कोई जानता ही नहीं है रूल क्या होते हैं। रूल तो आप को तोड़ना नहीं है। अगर आप उस रूल को तोड़ते हो तो इट वुड बी वेरी इलीगल एंड यू मे हैव टू फेस एनी लीगल एक्शन। सो इसका जो की टर्म है बच्चे वो ये है, दिस इज़ द स्पेसिफिक स्टेटमेंट what should or what should not be done in a specific situation. They do not allow any deviation. Rules are made for the purpose of creating discipline in the organization, like no smoking, no admission without permission, using mobile phone during office hours is prohibited. So इस तरीके के जो rules बने होते हैं वो क्या होती हैं, अगर आपको पेपर में आएगा तो ये ध्यान रखना कि अगर हम इसको वायलेट करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। और ये क्या है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, ये इसकी जो है कीवर्ड्स है। नाउ हमारे पास लास्ट पॉइंट है जो था हमारा सिंगल यूज़ प्लान। सिंगल यूज़ प्लान में हमारे पास सिर्फ 2 आइटम आते हैं, पहला है प्रोग्राम्स और दूसरा है हमारा बजट। सो प्रोग्राम ना ज़्यादा मत सोचो, बस ये लगा लो कि हम कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करें, लाइक 15th होगा सेलिब्रेशन, फलाना शॉपिंग मॉल के अंदर कुछ छोटा सा हमने ऑर्गेनाइज़ कर लिया, फ्री में कुछ स्टॉल लगा लिया, लोगों को बुला लिया, ठीक है। सो प्रोग्राम्स आर डिटेल स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट। प्रोग्राम में भी टेकन एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज़। प्रोग्राम के अंदर सारी चीज़ें आती है, क्या पॉलिसी होगी, क्या प्रोसीजर होगा, क्या रूल, जो आपने ऊपर टुकड़ों में पढ़ा है ना, वो सब इसको मिला जुला के हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। लेकिन ये सिंगल यूज़ होता है, क्योंकि जैसे ही वो प्रोग्राम ख़त्म, ये वाला प्रोग्राम भी मतलब ये जो प्रोग्राम के अंदर रिलेटेड रूल वगैरह बनाया है वो भी ख़त्म। Human and physical resources require budget etc. The same program may not be used for achieving other goals. So program are construction of shopping mall, या सड़क बनाना, शॉपिंग मॉल बनाना, प्रोग्राम्स फॉर ओपनिंग न्यू डिपार्टमेंट इन आवर बिजनेस। तो इस तरीके के जो प्रोग्राम हम बनाते हैं छोटे छोटे, जो 1-आध महीने में, साल के कुछ महीनों में ख़त्म हो जाते हैं, वो प्रोग्राम होते हैं। एंड नेक्स्ट आपका बजट आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं, ये वही बजट है, बस इसका जो कीवर्ड है ना बच्चे वो ये है,
इट एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म, ठीक है, पैसों से रिलेटेड है। न्यूमेरिकल, जिसमें हमारे को न्यूमेरिकल टर्म में आइटम दिए होते हैं। कितना बजट है, 6,000, 5,000। अब आपको पता ही है गवर्नमेंट भी हर साल बजट पेश करती है, तो बजट पैसों में ही तो होता है। कभी आपने सुना है कि और किसी टर्मिनोलॉजी में बजट पेश हुआ है? सब पैसों में बजट होता है। तो बजट की सबसे बड़ी की टर्म तो यह है कि इट इज़ अ रिकॉर्डेड प्लान ऑफ एक्शन एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। एक सेकेंड, in quantitative terms it may be expressed in time, मनी, टाइम की भाई एक, ये तो 1 साल का बजट है, ये 5 महीने का है, 4 महीने का, ऐसे मनी में, और फिजिकल यूनिट्स। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों में इस्तेमाल होता है। प्लानिंग कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? देखो, प्लानिंग तो आपने पढ़ लिया। प्लानिंग क्या होती है बच्चे? फ्यूचर के लिए, है ना। और कंट्रोलिंग का मतलब मैंने क्या बताया? जो हम पीछे जाते हैं कि जो हमने प्लान किया था वो सही है या गलत है। तो इसलिए जब मैंने एक बार बजट बना लिया, उसके बाद जब मेरा बजट का एंड आने वाला है, तो एंड में मैं क्या चेक करूँगी? मेरा बजट अचीव हुआ कि मेरा बजट अचीव नहीं हुआ। जब मैं एंड तक खींचूंगी, उसी को क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग। फिर दोबारा नया बजट बनाऊंगी, तो मुझे ये जो मैंने कंपैरिजन किया मुझे बड़ा आसान रहेगा। सो बजट प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग। डेफिनेटली फोरकास्ट कर रहे हैं हम, बजट बना रहे हैं, तो इट कम्स अंडर प्लानिंग। बजट इज़ अ कंट्रोल डिवाइस बिकॉज बजट हेल्प्स टू कंपेयर एक्चुअल फिगर विद दी बजटेड फिगर। क्योंकि ये भी हमारे को, ये वाला जो फिगर है ये भी हमारी न्यूमेरिक है, नंबर्स में है, और ये वाली भी नंबर में है। तो हम दोनों को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, और हमें पता चल जाएगा कि हमारा बजट कैसा था, बढ़िया था या ख़राब था, या चेंजेस चाहिए थी। एंड टेक करेक्टिव एक्शन। चेंजेस चाहिए थे तो क्या करेंगे? हम करेक्टिव एक्शन लेंगे इफ़ नेसेसरी। सो एग्जाम्पल इज़ कैश बजट एंड सेल्स बजट। सो लास्ट हमारा यही टॉपिक था, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सून आई एम गोइंग टू गिव यू लिंक ऑफ गूगल फॉर्म, जिस पे आप जाके अपने आप को इवेल्युएट करेंगे कि आपका ये कैसा रहा टेस्ट, मतलब कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा प्लानिंग को पढ़ने का। आप लोग एनसीईआरटी के बुक को ज़रूर फॉलो करें। एनसीईआरटी पढ़िए, पूनम गांधी मैंने आपको जो बताई है रेफरेंस बुक, वो भी पढ़िए, और उसके अंदर जो आपके केस स्टडी के क्वेश्चन है वो डेफिनेटली पढ़िए। अगर आप केस स्टडीज़ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली यू आर इन गुड वे ऑफ लर्निंग।